आप सभी को नमस्कार करते हुए एक नए विषय पर आज मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। क्योंकि जब मैं कुंडलियाँ देखती हूँ तो मेरे पास कई ऐसी कुंडलियाँ आती हैं जिसमें शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं जम पा रही है या अभी तक शादी नहीं हुई है, इस तरीके के प्रश्न लेकर लोग पहुँचते हैं। तो उस केस में फिर मैंने ये सोचा कि आखिर ऐसा क्या है जो कुंडली में इस बात की पुष्टि करता है कि व्यक्ति या तो अविवाहित रहेगा या आप यूँ कह लीजिए कि विवाह करने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जिसे हम ज्योतिष की भाषा में ग्रहों की दशा कहते हैं, वह आई ही नहीं। तो इन सब के ऊपर फोकस करती हुई यह वीडियो मैंने रखा है। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि सेवन्थ हाउस जो कि विवाह का मुख्य स्थान माना जाता है, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र जो कि प्रेम और रोमांस का कारक है, चाहे कुंडली मेल की हो चाहे फीमेल की हो, शुक्र को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद होता है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर जो है वो एक शुभ ग्रह है और विवाह के स्थायित्व के लिए यह बहुत जिम्मेदार ग्रह माना जाता है। तो इसे हम वन बाय वन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेवन्थ हाउस यदि बहुत पीड़ित है, वहाँ शनि राहु केतु मंगल जैसे ग्रह बैठे हुए हैं या उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या आप ये कह लीजिए कि सेवन्थ हाउस में पाप ग्रह है लेकिन किसी भी शुभ ग्रह का आस्पेक्ट नहीं हो रहा है, उस केस में यह संभावना बनती है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड यदि 6 8 12 में चला जाए तो भी विवाह होने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। उसके अलावा यदि हम और आगे देखते हैं तो वो है शुक्र। तो शुक्र यदि अस्त का है, नीच है, या फिर शुक्र 6 8 12 में बैठा है, राहु केतु जैसे पाप ग्रहों से ग्रसित हो रहा है ईडी 1 में लग्न चार्ट में, तो भी इस संभावना से नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा हमें देखना होता है नवांश चार्ट की, नवांश चार्ट में भी यही स्थिति दिख रही है, तो यह संभावना और भी प्रबल हो जाती है। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि D1 में शुक्र आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है लेकिन D9 में उसकी स्थिति इंप्रूव हो गई है, तो उस केस में कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी रहती है कि व्यक्ति का विवाह देर सवेर सही होगा निश्चित रूप से। तो इसे ही हमने फोकस रखते हुए कुछ उदाहरण कुंडलियाँ ली है जिससे आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे कि इनका विवाह क्यों नहीं हुआ। तो आइए नज़र डालते हैं हम पहली कुंडली पर। पहली जो उदाहरण कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर है, मकर लग्न की कुंडली है। लग्नेश बना शनि जो है ये बैठा हुआ है सेवन्थ हाउस के लॉर्ड के साथ, बैठा है धर्म त्रिकोण में, नाइन्थ हाउस में है और कन्या राशि में बैठा हुआ है। लग्न में वीनस और मरकरी बैठे हुए हैं। मार्स की दृष्टि जो है सेवन्थ हाउस पे पड़ रही है। जुपिटर जो है वो बैठा है 10th हाउस में और सेवन्थ हाउस के ऊपर वीनस और मरकरी की भी दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र पहले ही मकर राशि में चला गया और मकर राशि जो है वो ड्यूटी और डिसिप्लिन कंट्रोल इनको शो करती है। इसके अलावा मकर राशि कालपुरुष की कुंडली की 10वीं राशि है और कर्मस्थान की राशि है, तो व्यक्ति कर्म के ऊपर निश्चित रूप से ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। लग्न में बैठा हुआ बुध जो है बैठा हुआ है वीनस के साथ, और यदि हम बुध और शुक्र इन दोनों को देखते हैं डिग्री वाइज देखेंगे तो वीनस 7 डिग्री का है और शुक्र वीनस 7 डिग्री का है और बुध जो है वो 11 डिग्री का है, काफ़ी क्लोज कंजंक्शन में बैठे हुए हैं। तो जो वीनस और मरकरी साथ में बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बुद्धि और इमोशंस इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब एक प्रकार आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति बुद्धि से ज़्यादा विचार करेगा, इमोशंस उसकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। तो जो प्रेम जैसी जो सॉफ्ट फीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी के साथ जुड़ जाती है, इमोशंस दब से जाते हैं, रिश्तों की में प्रायोरिटी जो है वो सेकेंडरी हो जाती है, इंसान बुद्धि से ज़्यादा विचार करता है। इसके बाद अगली बात यदि हम देखेंगे D9 में, तो D9 में भी वीनस जो है वो यद्यपि उच्च का बैठा है लेकिन उपचय भाव में बैठ गया, तो उपचय भाव जो है वहाँ पे भी किसी प्लैनेट का बैठना उतना अच्छा नहीं माना जाता। और वीनस तो D9 में बैठा भी 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस जो है वो करेज का है, इंसान की कोशिशों का भी है, तो कहीं ना कहीं वीनस यहाँ पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। लग्न में राहु बैठा हुआ है D9 में और लग्नेश यहाँ पे भी शनि है, मतलब लग्न वर्गोत्तम है। और शनि जो है इस कुंडली के लिए मुख्य ग्रह माना जाएगा क्योंकि वह दोनों ही कुंडलियों का लग्नेश बन रहा है।
इसके बाद यदि हम देखेंगे राहु का लग्न में बैठना, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी राहु लग्न में बैठता है और स्पेशली वो कैप्रिकॉर्न जैसी राशि में बैठा है तो व्यक्ति कर्म के प्रति हमेशा ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम जुपिटर को देखेंगे। जुपिटर को हम देख रहे हैं D9 में, तो वह D9 में बैठा हुआ है 11th हाउस में। यद्यपि उसकी दृष्टि जो है वो 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है। 7th हाउस का लॉर्ड बन रहा है चंद्रमा। नवांश कुंडली की बात मैं कर रही हूँ, तो वह बैठ गया 6th हाउस में। तो 6th हाउस में अगेन 7th हाउस के लॉर्ड का जाना बहुत अच्छा संकेत नहीं है। मतलब रिश्तों में कहीं ना कहीं झगड़ा होना या खींचातानी होना, इस तरीके का जो है रिजल्ट्स वो निकल कर आता है। और नवांश के 7th में केतु का बैठना भी विवाह विरोधी सर्कमस्टेंसेस को ही शो करता है। इसके बाद और भी हम देखेंगे तो चंद्रमा जो है यहाँ पे अमात्य कारक ग्रह बना है और चंद्रमा खुद हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है। चंद्र के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है, लग्नेश के साथ बैठा है। कहाँ पे? लग्न कुंडली में। तो यहाँ पे भी व्यक्ति का मन और व्यक्ति का जो लाइफ का डायरेक्शन, ये दोनों ही जो है वो 9th हाउस के साथ जुड़ गए हैं। और 9th हाउस जो है वो धार्मिक चीज़ों को, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को, इन सब चीज़ों को शो करता है, गुरु को शो करता है। तो व्यक्ति जो है वो रिलीजियस एक्टिविटी से जुड़ा होगा, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा होगा, ये भी इस कुंडली से निकल कर आ रहा है। इसके अलावा नवांश कुंडली में आप देखेंगे तो जो मार्स है वो सैटर्न के साथ 5th हाउस में बैठा हुआ है। सैटर्न जो कि लग्नेश बन रहा है, 2nd हाउस का भी लॉर्ड बना हुआ है। वह जो है एक एग्रेसिव प्लैनेट के साथ बैठा है। 5th हाउस जो प्रेम रोमांस को दिखाता है, तो वहाँ लग्नेश का बैठना, एग्रेसिव प्लैनेट के साथ बैठना कहीं ना कहीं इस बात को दिख रहा है कि प्रेम संबंध बन ही नहीं पाते, या बनेंगे तो टूट जाएंगे। रिलेशनशिप में स्ट्रगल होना, इमोशनल ब्लॉकेज होना, एक ठंडापन इस फीलिंग को लेके रहना, इस तरीके की संभावना वह दिखा रहा है। उसके बाद इस सैटर्न की जो दृष्टि है पड़े भी 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है, तो फिर से समझ में आ रहा है कि 7th हाउस भी रिफ्लेक्टेड हो गया। एक तो केतु का वहाँ बैठना और सैटर्न की उसके ऊपर दृष्टि पड़ना और 7th हाउस के लॉर्ड का 6 में चला जाना। ये बात अलग है कि यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं जो विवाह होगा उसको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये वैसे वाली बात हो गई है कि भाई किसी घर में आग लगी है और एक पानी भरी बाल्टी कोई लेकर आ गया है, तो थोड़ी सी आग शांत ज़रूर होगी, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकती कि वो घर जो है उसका नुकसान नहीं होगा। तो गुरु की दृष्टि डैमेज ज़रूर कम कर सकती है, लेकिन ये घर ही यदि रहने लायक नहीं बचा है तो गुरु की दृष्टि से ज़्यादा कोई फ़ायदा इस चार्ट को नहीं मिलने वाला है। तो इससे हमें इन दोनों चीज़ों से, D1 और D9 दोनों से निकल कर आ रहा है कि शादी की संभावना इस चार्ट में बहुत ज़्यादा कम है। तो ये जो कुंडली है ये स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली है, जिनका 1863 में जन्म हुआ था और 1902 में उनका देहावसान हो गया था। तो इनकी गुरु की दशा जब स्टार्ट हुई थी 1891 में, वो पूरी हो भी नहीं पाई, उसके पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए थे। तो कुल मिला के यदि आप कुंडली को देखेंगे तो ये कुंडली जो है एक धार्मिक व्यक्ति की कुंडली है, आध्यात्मिक व्यक्ति की कुंडली है। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि इस कुंडली में कई ऐसे सारे योग है, यदि आप बाकी चीज़ों को भी चेक करेंगे, कि जो इस बात को दिखा रहे हैं कि व्यक्ति शादीशुदा जीवन में खुद ही फंसना नहीं चाहता इन द सेंस कि वो खुद करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके लाइफ का फोकस कुछ और था। और उसके बाद दशाओं ने भी इन्हें सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जुपिटर के पहले राहु की दशा आई, मार्स की दशा आई, और इनका जो जन्म हुआ है वो चंद्रमा की दशा में हुआ है। तो जब जुपिटर की दशा पूरी हो नहीं पाई, तो उस वजह से भी हम इस बात को कह सकते हैं कि इनका विवाह के लिए जो दशाएं उपयुक्त तो होनी चाहिए वो इन्हें अपने जीवन में मिल नहीं पाई। इस वजह से भी शायद यह सन्यासी बनकर ही इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और इसके अलावा कुंडली के योग तो है ही। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी उदाहरण कुंडली। आइए नज़र डालते हैं एक एग्जाम्पल चार्ट पर। ये मैंने अपने डेटा रिकॉर्ड से उठाया है। तो यदि इस चार्ट पे हम नज़र डालें, D1 को देखते हैं, लग्न कुंडली को, तो देखिए मकर लग्न की कुंडली है, लग्नेश बना शनि लग्न में बैठा है, राहु केतु एक्सिस में है। बात करते हैं हम 7th हाउस की, क्योंकि 7th हाउस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो 7th हाउस में पहले तो आप देखेंगे कि केतु बैठा हुआ है।
7th हाउस के लॉर्ड को देख लीजिए, वो बैठा हुआ है 10th हाउस में, अच्छी पोजीशन में बैठा है और उसके ऊपर वीनस की और मरकरी की दृष्टि भी पड़ रही है। इसके अलावा यदि हम 7th हाउस पे एस्पेक्ट देते हैं तो सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है। मून की बात करें जो कि 7th हाउस का लॉर्ड है, तो उसका जो नक्षत्र बन रहा है वो बन रहा है राहु। तो राहु नक्षत्र, राहु इसका नक्षत्र स्वामी है और वह जो राहु है वह बैठा हुआ है लग्न में। तो लग्न में राहु का बैठना कहीं ना कहीं व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ खींच के ले जाता है। एक बात तो ये हो गई। अब हम बात कर ले इसमें वीनस की। तो वीनस को यदि हम देखेंगे तो वीनस यहाँ पे अगेन अश्विनी नक्षत्र में है और अश्विनी का लॉर्ड बनता है केतु, जो कि बैठा हुआ है 7th हाउस में। ठीक है, अब हम नवांश कुंडली पे देखते हैं तो नवांश कुंडली में भी हम देखेंगे 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है। ठीक है, साथ में वहाँ पे मरकरी बैठा है। और यदि हम D9 के 7th हाउस लॉर्ड की बात करें मार्स, तो वो बैठा हुआ है 5th हाउस में। यहाँ पे जो लग्नेश बन रहा है नवांश का वो है वीनस, और वीनस यहाँ पर तृतीय भाव में बैठा है, उपचय भाव में बैठा हुआ है और साथ में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो सूर्य के साथ वीनस का बैठना वीनस की जो नेचुरल सॉफ्ट फीलिंग्स वाली जो टेंडेंसी होती है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। या आप यूँ कह लीजिए कि सूर्य के साथ शुक्र का बैठना शुक्र को कई मायनों में अस्त कर देता है। यदि हम डिग्री वाइज भी देखते हैं तो सूर्य यहाँ पे 20 डिग्री का है और वीनस 12 डिग्री का है, तो लगभग अस्त होने की कंडीशन में है। ठीक है, तो ये सब देख के पहले नज़र में तो हमें ऐसा लगेगा कि शादी होना इस व्यक्ति की निश्चित रूप से मुश्किल है। डिलेड मैरिज योग तो होना ही चाहिए, क्योंकि केतु का दोनों ही कुंडलियों में 7th हाउस में बैठना और इसके अलावा शनि की दृष्टि पड़ना 7th हाउस के ऊपर, ये कहीं ना कहीं इस बात को शो करता है कि मैरिज जो होगी वो डिलेट होगी। अब हम आगे और देखते हैं कि इनकी जो दशाएं इन्हें अपने जीवन में मिली है अभी तक, तब तक इनकी मैरिज क्यों नहीं हो पाई है। इनकी मैरिज अभी तक हुई नहीं है। इनका जन्म जो है वो 90s का है और अभी ये लगभग 30 के ऊपर इनका एज हो चुका है। तो आइए उसके ऊपर भी एक नज़र डालें। तो अब देखिए दशाएं कौन कौन सी चली है। जब इनके जन्म के समय इन्हें दशा मिली है राहु की 2004 तक, उसके बाद जुपिटर की जब दशा आई है 2004 से 2020 तक, उसके बाद शनि की दशा जो इनकी अभी चल रही है। तो यदि हम लगभग शादी की उम्र को देखें तो जुपिटर की दशा में इन्हें मिल रही है, तो उस समय इनका विवाह क्यों नहीं हुआ। तो मकर लग्न के लिए जुपिटर वैसे भी जो होता है फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट बनता है, क्योंकि वह 3rd हाउस का और साथ में 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। और यहाँ पे आप D1 में देखेंगे तो वो जुपिटर बैठा भी 6th हाउस में है। उसका कहीं पर भी 7th हाउस के साथ कोई संबंध नहीं बन पा रहा है डायरेक्टली। यद्यपि आप ये देखेंगे तो दृष्टि वाइज 7th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा के ऊपर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन वो दृष्टि है, वो 7th हाउस में डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। D9 में आप देखो, D9 में भी जुपिटर की स्थिति जो है, जुपिटर ऐसे तो यहाँ पे स्व राशि का बैठा है, उपचय भाव में बैठा हुआ है। तो अगेन उपचय भाव में किसी भी प्लैनेट का बैठना जो होता है वो इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देता, उसके लिए थोड़ा समय लेना पड़ता है या डिलेड ही सक्सेस मिलता है। तो 2020 तक तो इनकी जुपिटर की दशा चली, अभी इनकी दशा चल रही है और शनि की 2020 से 2038 तक चलेगी। एक बात और जो मैं बताना भूल गई कि जुपिटर का यदि हम नक्षत्र देखेंगे तो वो भी बन रहा है आद्रा, और आद्रा का लॉर्ड बनता है अगेन राहु, और राहु फिर से बैठा हुआ है लग्न में D1 में। D9 में भी वो लग्न में बैठा हुआ है, तो वह भी कहीं ना कहीं मैरिज योगा को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है। अब हम सैटर्न की दशा की बात करें तो सैटर्न एक तो लग्नेश है, दूसरी बात वो 2nd हाउस का भी लॉर्ड है। 2nd हाउस जो है वो व्यक्ति की एक्सटेंडेड फैमिली को शो करता है। दूसरी बात यदि हम देखेंगे सैटर्न के नक्षत्र की, तो उसका नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा का लॉर्ड हो गया सूर्य, और सूर्य को देखेंगे तो सूर्य यहाँ 5th हाउस में बैठा है। अब सूर्य से रिलेटेड नक्षत्र है जिसमें कि सैटर्न है, तो उत्तराषाढ़ा का यदि कोर मीनिंग हम देखेंगे तो कमिटमेंट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, परमानेंट सेटलमेंट, इन सब चीज़ों को शो करता है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न महादशा में आप ये कह सकते हैं कि इस नेटिव का सेटलिंग फेज शुरू हो चुका है। लॉन्ग टर्म इनको एस्टेब्लिशमेंट मिलने के चांसेस इस दौरान मिल सकते हैं। कमिटमेंट लेने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटिव के अंदर जागृत होगी। अब यदि हम इसमें अंतरदशाएं भी देखते हैं तो पहली जो अंतरदशा आएगी शनि में, शनि की ही रहेगी। तो शनि में
शनि की जब भी दशा या अंतर्दशा चलती है किसी भी महादशा में, उसी की अंतर्दशा पहले आती है तो शनि की एनर्जी वहाँ पे डबल हो गई। अब शनि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, डिले को रिप्रेजेंट करता है। कहीं न कहीं एक ठंडापन जो है वो शनि के साथ जोड़ के दे देखा जाता है। तो शनि की जब अंतर्दशा इनकी चली होगी तब इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इच्छा ज़रूर तैयार होगी, लेकिन वो कमिटमेंट के लिए अभी भी रेडी नहीं हो पाएँगे। क्योंकि शनि जो है ना वो कहीं न कहीं वैराग्य से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। अटैचमेंट को यह इतना शो नहीं करता, अटैचमेंट से इंसान दूर भागता है। लेकिन इसका नक्षत्र स्वामी बनता है सूर्य, जो कि कमिटमेंट को शो कर रहा है। तो इस वजह से शनि की दशा में लॉन्ग टर्म में यदि हम देखेंगे, जब कोई प्रॉपर अंतर्दशा इनकी आएगी तो मैरिज होने की संभावना है। लेकिन सैटर्न जब चलेगा तो चीज़ें स्लो हो जाएंगी, उनमें स्पीड कम हो जाएगी। मतलब मन बन रहा है लेकिन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ फाइनल डिसीज़न अब तक व्यक्ति नहीं पहुंचेगा। मतलब इवेंट तो आएगा लेकिन पहले शनि क्या करेगा, किसी भी चीज़ को स्लो डाउन करता है, फिर एक प्रकार से कार्मिक टेस्टिंग पीरियड में लाता है कि आपको टेस्ट करता है, मैच्योर बनाता है, उसके बाद जाके प्रेशर तैयार होगा और तब जाके व्यक्ति जो है कमिटमेंट की ओर बढ़ता है। इसलिए सैटर्न में भी इनका विवाह होने की संभावना नहीं थी। फिर दूसरी अंतर्दशा इनकी सैटर्न में मरकरी की। तो मरकरी को यदि हम चार्ट में देखेंगे तो जहाँ वो भाग्येश बन रहा है, साथ में वो 6th हाउस का भी लॉर्ड है। तो एक अच्छे भाव का स्वामी है और एक दुस्थान का स्वामी है और बैठा है 4th हाउस में। 4th हाउस हमारे घर को रिप्रेजेंट करता है, माता को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ वीनस भी बैठा है और वीनस के बारे में हम जानते हैं कि वो मैरिज का कारक ग्रह माना जाता है। तो इसके बाद यदि हम देखेंगे मरकरी को, तो मरकरी का भी जो नक्षत्र स्वामी बन रहा है, नक्षत्र में बुध यहाँ पर है। अब यदि हम बुध और भरणी इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, बुध के साथ वीनस बैठा हुआ है, तो ऐसा दिमाग में आ सकता है कि शादी होनी चाहिए, क्योंकि साथ बैठे हुए प्लैनेट का रिजल्ट भी अंतर्दशा स्वामी देता है। लेकिन मरकरी जो है वो लॉजिक के साथ जुड़ा हुआ ग्रह है, दिमाग से सोचने वाला ग्रह है। भरणी में जब आया तो भरणी का जो नक्षत्र देवता है वो है यम। तो व्यक्ति बहुत सोचेगा, फैमिली प्रेशर उसके ऊपर बनेगा, मदर की तरफ से प्रेशर महसूस करेगा, लेकिन डिसीज़न ले नहीं पाएगा, डिसीज़न को टालेगा, टालने की कोशिश करता रहेगा। इसके बाद यदि हम देखेंगे कि मरकरी कहाँ है, तो वह है मेष राशि में। मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि में मरकरी जैसे या वीनस जैसे सॉफ्ट प्लैनेट का बैठना भी कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि व्यक्ति की मैरिज के प्रति जो सॉफ्ट फीलिंग्स हैं वो उतनी प्रॉम्प्ट नहीं है, कि कहीं ना कहीं क्योंकि वीनस जल तत्व का ग्रह होता है और यदि अग्नि तत्व की राशि में बैठा है तो आप समझ सकते हैं कि वीनस की जो नेचुरल ट्रेड्स है वो कहीं ना कहीं दब से गए हैं। तो सैटर्न में जब मरकरी चलेगा तब भी शादी होना बहुत मुश्किल है। सोच जरूर होगी लेकिन निर्णय जो होगा वो नहीं हो पाएगा। मन में खींचतान रहेगी, डर रहेगा, इच्छा भी रहेगी, लेकिन डिसीजन थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र कहीं ना कहीं डिज़ायर से, गिल्ड से, मोर प्रेशर से, इनर कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से सैटर्न मरकरी में होने के चांसेस कम है। D9 में आप देख लो, D9 में मरकरी केतु के साथ 7th हाउस में बैठ गया तो फिर से आप ये देख सकते हैं कि मरकरी जो है रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न लेके आ रहा है, क्योंकि केतु जो है वो डिटैचमेंट को शो करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मरकरी की जब अंतर्दशा आए तो पुराने रिलेशनशिप्स इंसान के टूट जाए या व्यक्ति खुद ही पीछे हटने लगे। तो यह भी एक कारण है कि सैटर्न में जब मरकरी चलेगा तब भी मैरिज नहीं होगी। अब बात आती है कि सैटर्न में जब केतु आया तब भी शादी क्यों नहीं हो पाई। तो केतु को आप देखेंगे तो केतु वैसे भी मैरिज के साथ जुड़ा हुआ ग्रह नहीं है, वो तो वैराग्य का, मोक्ष का, इस तरीके के कारकत्व केतु के पास होते हैं। तो केतु की अंतर्दशा में इस तरीके की जो रिश्ते की शुरुआत होना अपने आप में एक कठिन चीज़ है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं कि केतु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है।
तो वह है शनि, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में केतु है। पुष्य नक्षत्र जो है वो नरिशमेंट को शो करता है, और केतु जो है खुद ही एक विवाह विरोधी ग्रह है। उसका मूल स्वभाव वैराग्य होता है, कटाव, हर चीज़ को काटने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं पुष्य से मिलने वाले जो इमोशनल बॉन्डिंग है, या आप ये कह लीजिए नरिशमेंट वाली चीज़ है, उसको व्यक्ति काटेगा। व्यक्ति जो है इसमें ड्यूटी को रिलेशनशिप से ऊपर मानेगा, क्योंकि शनि से रूल नक्षत्र होने की वजह से इमोशनल अटैचमेंट सैटर्न केतु में निश्चित रूप से कम हो जाएगी, कि केतु का पुष्य में बैठना कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट को कट करने का काम करेगा, बॉन्डिंग को कट करने का काम करेगा। इसके अलावा केतु जो है स्ट्रॉन्ग कार्मिक प्लैनेट भी माना जाता है। तो इस वजह से भी आप ये मान लीजिए कि शादी की जो तीव्र इच्छा होनी चाहिए सैटर्न केतु में, उसको नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए जब भी महादशा चलती है तो महादशा तो है एक प्रकार का माहौल बना देती है, लेकिन जो रिजल्ट लेने का काम है वो अंतर्दशाएं ही करती है। इसलिए सैटर्न केतु में भी इनका विवाह नहीं हो पाया। अब दशा आती है सैटर्न और वीनस की। तो आप चेक करते हैं कि क्या इस अंतर्दशा में इनकी विवाह होने की संभावना है या नहीं। वीनस जो है ना, ये रिलेशनशिप को, बॉन्डिंग को, कमिटमेंट को शो करने वाला प्लैनेट होता है। चाहे वो किसी भी नक्षत्र में, उसके नेचुरल ट्रेड्स तो वह नहीं खोएगा। अपनी जो पावर है, मैरिज पावर, वह नहीं खोएगा। सॉफ्ट फीलिंग्स को वह नहीं खोएगा। तो अंतर्दशा में वो रिलेशनशिप को एक्टिवेट करने की निश्चित रूप से कोशिश करेगा। अब यदि हम देखेंगे वीनस को, तो उसका नक्षत्र बनता है अश्विनी। अश्विनी जो है ये उग्र नक्षत्रों के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगेन रूल्ड बाय केतु है, और केतु जो है दैट इज़ अ कार्मिक प्लैनेट। तो सडन लाइफ इवेंट होना, क्विक डिसीजन लेना, ये सब अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि केतु इसका नक्षत्र स्वामी बनने की वजह से कुछ पुराने जन्मों से जो हमारा रिश्ता अधूरा रह गया, उसे सामने लाने का काम भी यह नक्षत्र का स्वामी करेगा। न्यू बिगनिंग आप इसे कह सकते हैं। तो वीनस अंतर्दशा में अश्विनी नक्षत्र एक्टिवेट होना शुरू होगा। हो सकता है कि इन्हें रिश्ते अचानक शुरू हो जाए और फाइनलाइज भी हो जाए, प्रपोजल जल्दी तय हो सकते हैं। डिले जो है वो टूटता है, व्यक्ति मन बना लेता है। मतलब कुल मिला के आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि शनि महादशा ने घर की एक नींव बना दी, कि भाई अब घर तैयार होने वाला है। शुक्र अंतर्दशा जब आई तो ऊपर से छत डल गई, और घर जो हो गया वो पूरा हो गया। तो घर बनने में समय लगा, क्योंकि शनि वैसे भी डिलेड चीज़ों को शो करता है, लेकिन जैसे अंतर्दशा सपोर्टिव आई तो वैसे ही मैरिज होने की संभावना है। इसके बाद यहाँ पे केतु के बारे में यदि हम कहेंगे तो हमारे अंदर एक मन में सवाल उठ सकता है कि सैटर्न केतु में तो शादी नहीं हुई है, तो अभी वीनस केतु के नक्षत्र में है, तो मैरिज किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि केतु तो यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पे जो केतु है वो नक्षत्र का स्वामी है। ठीक है, अंतर्दशा जो है वह ग्रह अपना पावर हमेशा देता है। उसके बाद वो नक्षत्र स्वामी जो होता है वो सिर्फ अपना फ्लेवर देने का काम करता है। मुख्य रोल जो निभा रहा है वो अंतर्दशा लॉर्ड निभाता है, जो कि वीनस है। तो भले ही वह केतु के नक्षत्र में है, लेकिन वो मैरिज को रोकने का काम नहीं करेगा। केतु यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं करेगा, इनफैक्ट ट्रिगर करेगा, पास्ट लाइफ कर्मा को एक्टिवेट कर देगा अश्विनी नक्षत्र के होने की वजह से। तो इस तरीके से शादी होने की संभावना शनि वीनस पीरियड में हो सकती है, जैसा कि चार्ट बता रहा है। बाकी हमें इसमें गोचर लगा के देखना पड़ेगा कि ये जो इवेंट होना है ये कब ट्रिगर होगा, उसकी प्रॉपर डेट क्या निकलेगी, कौन से महीनों में शादी की संभावना हो सकती है, सब गोचर लगाने के बाद की बात होती है। तो मेरा बताने का उद्देश्य इस पूरे वीडियो में यही था कि कई बार हमारे पास जब चार्ट्स आते हैं, मैंने कई चार्ट्स ऐसे देखे हैं जिसमें कि शादियां नहीं हो रही है, लेकिन हमें चार्ट की दशा अंतर्दशाओं को निश्चित रूप से चेक करना चाहिए कि कई बार डिलेड मैरिज योगा भी होता है। इट इज़ नॉट डिनायल, इट इज़ ओनली डिलेड मैरिज होगा। हाँ, अब ये बात अलग हो सकती है कि जैसे इस पीरियड में जो कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इनका मैरिज हो सकता है, यदि उस पीरियड में इन्होंने अपना कर्म नहीं किया, कर्म इन द सेंस की जो एक प्रोसेस है मैरिज के लिए, उसमें से वो नहीं गुजरे, नहीं ढूंढा अपने लिए स्पाउस, तो ये जो दशा माहौल बना के रखा हुआ है दशा ने, वह जो होगी वो फुलफिल नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि जैसे मौसम बहुत अच्छा है, बारिश आने वाली है, और यदि आपने ज़मीन में बीज ही नहीं बोया तो पेड़ कैसे बनेगा। तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारा प्रारब्ध है और संचित कर्म है, उसके साथ हमें क्रियामान लगाने की भी ज़रूरत होती है, कि जो हमारे किस्मत में लिखा है वो हमें मिलता ज़रूर है, लेकिन उसके लिए कोशिश हमें करनी पड़ती है।
तो कई बार मेरे साथ पास लोग ऐसे आते हैं और ये कहते हैं कि आपने मुझे बताया था कि इस तरीके का है और अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो भाई हाथ पे हाथ धरे तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, मुँह में निवाला भी यदि पहुँचना है तो उसके लिए भी इंसान को अपना हाथ मुँह तक लेके जाना पड़ता है। तो बस वही कुछ बात इस तरीके की ज्योतिष के साथ भी जुड़ी होती है। तो मुझे अभी उम्मीद है कि 1-2 चार्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं उससे आपको ये समझ में आया होगा कि अविवाहित होने का योग या शादी देरी से होने के योग को किस तरीके से हम कुंडली में जांचें, किस तरीके से उसको परखें, क्या क्या हमें देखना चाहिए, क्या किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। तो अगले आने वाले वीडियो तक आप सभी का धन्यवाद। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इसे आप अपने पास जो कुंडलियाँ आती हैं उस पे भी लगा के देख सकते हैं और भी किसी कुंडली पे लगा के देख सकते हैं कि क्या यह फॉर्मूला काम कर रहा है। इसके अलावा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स आप हमें डाल सकते हैं, अपने प्रश्न भी हमें पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं उन प्रश्नों के जवाब यथाशीघ्र आपको देने की कोशिश करूँ। इसके अलावा यदि आप अपनी कुंडली से जुड़ी हुई किसी परेशानी का हल जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज डाल सकते हैं। अभी तक जितनी भी कुंडलियाँ हमारे द्वारा देखी गई है उसका जो फीडबैक है वो काफ़ी पॉजिटिव मिला है। तो हम आपकी भी समस्या को सुलझाने में सक्षम हो सकते हैं, ईश्वर की कृपा रही तो कहीं न कहीं जो है आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद।